हेलो। हिस्ट्री का थर्ड क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखो, हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में क्या हुआ था, पहले प्रीवियस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया: प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड है जिसमें कुछ भी लिखित नहीं है ना। इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसमें लिखित तो है बट उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में सब कुछ लिखित है। समझ में आ रहा है? तो इतिहास का ये प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री। ठीक है। तो प्री हिस्ट्री में पत्थरों के हथियार औजार यूज़ होते थे, इसीलिए इसे पाषाण काल में इसके अंदर प्राक ऐतिहासिक काल में जो है पाषाण काल को पढ़ते हैं। ठीक है। पाषाण काल में सबसे पहला था पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। ये हम लोगों ने देखा था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित तो है बट उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसमें कौन सी चीज़ें आती है, तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब आती है। और ऐतिहासिक काल जो हम लोग प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है, विश्व, ये सब जो है वो ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो इतिहास के तो ये 3 कालखंड थे। बट इस हिस्ट्री को देखो, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये तो लिखावट के आधार पर बांटा गया इतिहास को, है ना। तो लेकिन एक इतिहासकार थे क्रिस्टन थॉमसन, इन्होंने बोला कि हम इसे लिखावट के बेस पे नहीं बांटेंगे, बिकॉज़ यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है प्री हिस्ट्री में, और प्रोटो हिस्ट्री में लिखा भी है तो हम लोग पढ़ नहीं सकते। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में सिर्फ लिखित सोर्स है। तो क्रिस्टन थॉमसन ने हिस्ट्री को उसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर बांटा। ठीक है। जैसे प्री हिस्ट्री में सब कुछ पत्थर के चीज़ें मिली है तो इसे पाषाण काल में रख दिया गया। आद्य ऐतिहासिक काल में कांसे का चीज़ें मिली है। ठीक है। तो इसे कांस्य ऐतिहासिक बोलते हैं। और ऐतिहासिक काल में लोहा जो है, लोहा की खोज हो चुकी थी, तो ऐतिहासिक काल को लौह युगीन या लौह ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो धातुओं के मिलने के आधार पर बांटने वाला जो इतिहासकार का नाम था क्रिस्टन थॉमसन, ये आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्रिस्टन थॉमसन ने इतिहास को कैसे बांटा, उसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लिखावट के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो पाषाण काल प्री हिस्ट्री, इसमें पत्थर के यूज़ होते थे। कांस्य युगीन आद्य ऐतिहासिक और लौह युगीन ऐतिहासिक काल। ठीक है। और हिस्ट्री को लिखने वाले आधार पर जो हिस्ट्री को बांटा, उस वैज्ञानिक का नाम था ब्रूस नामक वैज्ञानिक ने बांटा था। ये वर्ल्ड के आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होते हैं, पूरा तात्विक वैज्ञानिक, ठीक है, एक बहुत बड़े वर्ल्ड के पूरे तात्विक वैज्ञानिक थे। और साथ में ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। देखो, समझने वाली बात है कि अगर कोई पूरा तात्विक वैज्ञानिक है तो वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी होगा, बिकॉज़ पुराने चीज़ों को मिलने जानकार वही होते हैं जो खुदाई करते रहते हैं, हर जगह पर कुछ सामान निकालने का प्रयास करते हैं पुरानी चीज़ों के। ये सब होता है भूगर्भ वैज्ञानिक, इन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो कोपेनहेगन म्यूज़ियम। ठीक है। क्वेश्चन आया था कि कोपेनहेगन म्यूज़ियम फेमस है किस लिए। तो याद रखना, कोपेनहेगन म्यूज़ियम जो है ये फेमस है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के लिए, पूरा तात्विक सोर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको दुनिया के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स यहाँ मिल जाएंगे। लगभग सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है कोपेनहेगन म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो ये है कहाँ, ये डेनमार्क में है, याद रखना। तो कोपेनहेगन म्यूज़ियम फेमस है, पुराने चीज़ें इसमें रखी हुई है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिकल सोर्स यहाँ पर है। तो ये था विश्व का कोपेनहेगन म्यूज़ियम। ठीक है। भारत में जो म्यूज़ियम है उसका नाम है मानव संग्रहालय, ह्यूमन म्यूज़ियम। ठीक है, याद रखना है। और अभी जो है इसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी ह्यूमन म्यूज़ियम। और ये है कहाँ, तो भोपाल में है। ठीक है।
याद रखना ये भोपाल में ह्यूमन म्यूज़ियम। और इस ये जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखना है। ये जो हम लोग का ह्यूमन म्यूज़ियम है या इंदिरा गांधी ह्यूमन म्यूज़ियम, ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन, ठीक है। भारत में जो है पुरातात्विक विज्ञान का जनक, ठीक है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसको बोलते हैं कनिंघम को, ठीक है। कनिंघम को कहा जाता है भारत के पुरातात्विक विज्ञान का जनक, और पूरे विश्व में जो है पुरातात्विक विज्ञान का जनक बोलते हैं ब्रूस नामक वैज्ञानिक को, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि हिस्ट्री को उसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर बांटा था क्रिस्टन थॉमसन ने, बट लिखावट के आधार पर जो बांटा हिस्ट्री को उसका नाम था ब्रूस, और वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी है ना। पाषाण काल में हम लोगों ने देखा था कि इसका नाम पाषाण काल इसीलिए बिकॉज इसमें पत्थर के यूज़ होते हैं। तो इसमें सबसे पहला था पूरा पाषाण काल, तो इसमें जो है पत्थर बहुत ही साइज जो है बहुत बड़ा था, और सबसे इतिहास का जो सबसे मतलब लंबा खंड जो चला था वो था पूरा पाषाण काल। मतलब मानव ने सबसे ज़्यादा अपने जो जीवन बिताया वो पूरा पाषाण काल में, लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से था ये पूरा पाषाण काल। और इसमें जो है सबसे बड़ी उपलब्धि जो प्राप्त की मानव ने वो थी आग की खोज, याद रखना है, आग की खोज। और मानव जो है सबसे पहले आया था अफ्रीका में। तो मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका को, बट सभ्य मानव जहाँ बसे थे वो था एशिया, ठीक है। अफ्रीका में जो मानव थे अफ्रीका में वो सभ्य नहीं थे, तो सभ्य मानव बसे एशिया में आकर के, ठीक है। उसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो था अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम यहाँ देखने मिला। और यहाँ जो थे पत्थर के औजार काफ़ी छोटे थे, तो इसे माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ। इसका जो पीरियड था 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व था मध्य पाषाण काल का। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि पशुपालन कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। पशुपालन का साक्ष्य मिलना शुरू कहाँ से हुआ, तो आपको याद रखना है मध्य पाषाण काल में, ठीक है। वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नव पाषाण काल में ही पशुपालन और कृषि देखने मिला, ठीक है। लेकिन जो शुरुआत हुआ था, शुरू में जो मिला पशुपालन का कुछ साक्ष्य, तो वो मिला था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। और नव पाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से पशुपालन होता था। और सबसे पहला पशु तो कुत्ता आपको बताया हुआ है, ठीक है, याद रखना है। सबसे पहला जो पालतू पशु है कुत्ता था। और पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले मिलना जो स्टार्ट हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन शुरू हो गया था उसका सबसे पहले जो साक्ष्य मिला आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ में, ठीक है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में सबसे पहले जो है पशुपालन का साक्ष्य मिला। और एक जगह है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, जहाँ पर मानव ने सबसे पहले चित्रकारी की थी, रायसेन जिला में, और विंध्याचल पर्वत में है वो। और अगर घाटी पूछेगा तो नर्मदा नदी घाटी के पास में यहाँ पशुपालन का साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ में, यानी एमपी में। अच्छा, अभी कृषि को देखो। कृषि का जो पहला साक्ष्य मिला था वह नव पाषाण काल में मिला था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे सबसे पहले कहाँ, आदमगढ़ में। कृषि का पहला साक्ष्य नव पाषाण काल, ठीक है। और जो सबसे पहली कृषि थी वो थी जौ की, जो ईरान में थी। तो सबसे पहला जो कंट्री है कृषि के लिए वो था ईरान, ठीक है। उसके बाद जो कृषि का साक्ष्य मिला वो था गेहूं की कृषि कहाँ की गई थी, तो मेहरगढ़ के पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़।
ठीक है, और ये लगभग 7000 ईसा पूर्व में मिला था। ठीक है, तो कृषि का पहला साक्ष्य मिला नवपाषाण काल में, और सबसे पहले कृषि किस चीज़ की गई थी, तो जौ की। उसके बाद गेहूं की। जौ की कृषि ईरान में की गई थी, और गेहूं की कृषि मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये लगभग 7000 ईसा पूर्व में की गई थी। और एक क्वेश्चन आप याद रखना कि मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से जो जीना सीखा था वो मेहरगढ़ में ही सीखा था, और यहाँ पर गेहूं की खेती भी की गई थी। ठीक है, सिस्टमेटिक वे से जो जीवन यापन कर रहे थे मानव, वो मेहरगढ़ में कर रहे थे। ठीक है, गेहूं की खेती भी सबसे पहले शुरुआत मेहरगढ़ में हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इतिहास को धातुओं के मिलने के आधार पर बांटा क्रिस्टन थॉमसन ने। जैसे प्रागैतिहासिक में पत्थर का यूज ज़्यादा होने की वजह से इसका पाषाण काल कहा गया। आधे ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री में कांसे का खोज हो चुका था, सारी चीज़ें कांसे का बन रही थी, तो कांसे युगीन।